नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के ऐसी सीरीज की जिसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो आज की सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे, और यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप चारों ऑप्शंस पे आप विचार करेंगे तो आप ये पाएंगे कि पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, बच्चा सीखता है पाठ्य पुस्तक से, लेकिन उतना नहीं सीखता है। कंप्यूटर से पढ़ाया जाए तो उसमें भी उसका जो दिमाग है बाकी चीज़ों पे लगा रहेगा। और व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, कोई कहानी सुना करके, कोई एलोबरेट करके चीज़ें सुनाई जाए तो उसमें बच्चा सीखता है। या क्रिया विधि, जब बच्चा कुछ काम खुद करता है और उससे सीखता है। तो यहाँ पर आप ये समझते हैं कि जब कोई बंदा या बालक या बच्चा जब खुद काम करता है तो खुद के काम करने से वो ज़्यादा ही सीखता है। तो यहाँ पर सीखने की बात तो है, यहाँ सबसे हर एक पॉइंट से बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। लेकिन अगर विचार किया जाए कि क्रिया विधि से खुद करके, तो ये इसका जो वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि जो बालक है वो खुद करके सबसे ज़्यादा सीखता है। तो ज़्यादातर पढ़ाने के तरीकों में ये चीज़ें होनी चाहिए कि बच्चे को खुद काम कोई दिया जाए, बच्चा खुद उस काम को करे, तो बच्चा उससे ज़्यादा सीखता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो आपका दोस्तों डी हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों है वो है, कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है। अब कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास क्या करता है, यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का प्रयास करता है, या छात्रों को चिंतन का अवसर देने का प्रयास करता है, या सारे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एक शिक्षक होता है क्लास में छात्रों को अनुभव प्रदान करने का भी प्रयास करता है, और छात्रों को कोई उनका जो टैलेंट है जिससे वो अच्छे से सीख सकें, ऐसा इन्वायरमेंट को बनाने की भी एक शिक्षक कोशिश करता है। कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिससे बच्चे कुछ सोच के एक सवाल का जवाब दें, तो ऐसे क्वेश्चन भी एक शिक्षक क्लास में पूछता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे जो ऑप्शन हैं ये आपके सही हैं। तो इस प्रकार से जो आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा वो भी आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं, इनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना, विषयों का ज्ञान देना और परीक्षा के लिए तैयार करना, विषयों का ज्ञान देना और उनको कंठस्थ करवाना, विषयों का ज्ञान देना और व्यवसायिक कौशल का विकास करना। तो देखिए यहाँ पर एक जो बात हो रही है कि विषयों का ज्ञान देना, ये तो सारे सभी में ये चीज़ दी गई है कि सभी में विषयों का ज्ञान दिया जाएगा। यहाँ पर है मानसिक विकास करना, यहाँ केवल परीक्षा के उद्देश्य से बच्चों को ज्ञान देना। यहाँ पे है कि उनको याद करवा देना, कंठस्थ करवा देना। यहाँ पे है कि उनके अंदर एक स्किल डेवलपमेंट करना। और अगर देखेंगे कि यहाँ पर अगर मानसिक विकास दिया गया है, जब उसके मेंटल चेंजेस होंगे तो बच्चा खुद ब खुद हर चीज़ को कर लेगा। तो शिक्षा के जो प्रमुख दो उद्देश्य यही होते हैं कि आप विषय का ज्ञान दीजिए और उनका जो मानसिक विकास है उस पर ज़्यादा फोकस की जाती है। तो इस प्रकार से आप दोस्तों देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन ए है ये राइट हो जाता है, विषयों का ज्ञान देना और उनका मानसिक विकास करना। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। बच्चों की बात हो रही है कि किस एज में बच्चे होते हैं जब वो अपनी मदर टंग को, जो उनके माँ बाप बोलते हैं वो भाषा, वो कब सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जब वो 1 साल के होते हैं, जब उनकी आयु 4 साल की होती है, या 6 वर्ष के होते हैं, या 2 वर्ष के होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन दोस्तों है वो हो जाएगा बी। 4 साल की एज में जो बच्चे हैं वो अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं, जो उनके पेरेंट्स गार्जियन बोल रहे होते हैं, जिस परिवेश में बच्चा पल रहा होता है। तो ये आपका ऑप्शन हो गया राइट आपका यहाँ पे बी। फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है, इसमें पूछा जा रहा है कि 6 से 11 वर्ष आयु के छात्रों को आवश्यकता है। किस चीज़ की आवश्यकता होती है, कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सीखने में स्वायत्तता की, और आपका जो दूसरा है क्रिया आधारित अंतः कार्यात्मक शिक्षण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो देखेंगे पहला वाला, कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, जो 6 से 11 साल के बच्चे होते हैं, क्या वो एक अपने क्लास में जो चाहे जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते हैं, ऐसे माहौल की कल्पना करते हैं, ऐसी आवश्यकता होती है। सीखने में स्वतंत्रता उनको चाहिए, कोई काम करके और अपना जो इंटरपर्सनल स्किल होती है उस चीज़ को लागू करके कुछ सीखें, यह सारी चीज़ें। तो आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है जब बच्चों की एज 6 से 11 वर्ष के आयु के बीच में होती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है
वो पूछ रहा है कि एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, मतलब एक जो बच्चा होता है उसके अंदर किसी दूसरे से ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना, ये प्रदर्शित करने की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस हैं वो है 6 माह की आयु में, 12 माह की आयु में, 18 माह की आयु में, 24 माह की आयु में। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा 18 माह की आयु में। मतलब जब बच्चा 1.5 साल का होगा तो 1.5 साल की आयु में बच्चा दूसरे से ईर्ष्या करना शुरू कर देगा, है ना। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो सी हो जाता है। 18 माह की आयु में बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करना प्रारंभ कर देता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। बालक जो सीखते हैं उनके कई तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो है शिक्षक के भाषण द्वारा, जब कोई शिक्षक लेक्चर देता है उसके द्वारा सीखता है बच्चा, या प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, या प्रश्न पूछकर, क्रिया करके और चिंतन करके। शिक्षक द्वारा निर्देशित जो डायरेक्शन उसको मिलते हैं, जो कंट्रोलिंग होती है, नियंत्रित पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण द्वारा, जो पाठ्यपुस्तक किताबें वो पढ़ते हैं उसके द्वारा वो सीखते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो जाता है। शिक्षक के भाषण के द्वारा भी सीखते हैं, लेकिन आप अगर ये ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, खुद क्रिया करके और उस पर अपना आत्मचिंतन करके, तो यहाँ पर आपके हिसाब से जो ये है 7 का बी, यही आपका राइट आंसर हो जाता है कि बच्चे जो सीखते हैं वो प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा और प्रश्न पूछकर और क्रिया करके ज़्यादा सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है वो है 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं। जो 6 से 11 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चे होते हैं तो उनमें कुछ विशिष्टताएं होती हैं, वो कौन सी हो सकती हैं। बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कि बालक जो स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता, मतलब जो अधिगमकर्ता का मतलब क्या हो गया, जो लर्निंग स्टेज पे होते हैं, जो सीखना चाहते हैं उनको अधिगमकर्ता बोलते हैं। तो ये एक्टिव लर्निंग करते हैं, तो इसलिए आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो ए हो जाएगा कि जो बालक हैं वो स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, ये जरूरी नहीं है। उनको सीखने का जो है तरीका वो कहीं से भी वो कुछ ना कुछ समाज में सीखते रहते हैं। बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बात ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो सर्वोपरि आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपका सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया नेगेटिव, इसका मतलब आपका आंसर उत्तर भी आपका नेगेटिव फॉर्म में ही होगा। जो पॉजिटिव होता है तो उसका जो उत्तर होता है पॉजिटिव फॉर्म में होगा। अगर आपका क्वेश्चन नेगेटिव में है तो हमेशा उसका जो उत्तर है वो भी नेगेटिव ही होगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है अपने एग्जाम्स में। यहाँ पर सृजनशील बालक के बारे में पूछा जा रहा है, ऐसा बालक जो क्रिएटिविटी करता है, क्रिएटिव होता है, उसके बारे में बात की जा रही है। आपके ऑप्शंस हैं, सृजनशील बालक जिज्ञासु होते हैं, सृजनशील बालक साहसी नहीं होता है, सृजनशील बालक बहिर्मुखी होता है, और सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होता है। तो इसमें देखो एक में आया है नहीं, तो इसमें क्या था, सृजनशील बालक साहसी नहीं होता है। सृजनशील बालक हमेशा साहसी होते हैं क्योंकि वो कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए कुछ भी करते हैं। तो ये तो आपका यही आपका आंसर हो जाता है बी, कि जो बी ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि सृजनशील बालक जिज्ञासु भी होते हैं, और सृजनशील बालक बहिर्मुखी होते हैं, और सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी भी होते हैं, और साथ में वो साहसी भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे साहसी नहीं होते हैं, ऐसा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है वो है नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। नए ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा, रटने के द्वारा, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा हो सकती है, या उपरोक्त में से किसी से नवीन ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाता है सी, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। जब किसी बच्चे को एक्सपीरियंस होगा, वो नए नए अर्थ ढूंढेगा, तब जाके उसे नए ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की, अधिगम को निर्देशित करने की, अनुदेशन देने की, शिक्षण अधिगम की सरलीकरण करने की। तो यहाँ पर जो शिक्षण की एक प्रक्रिया, ऐसा क्वेश्चन जा रहा है पूछा, तो इसमें शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता के ज्ञान के स्थानांतरण की बात हो रही है। तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं होता कि आप ज्ञान चेंज अपने यहाँ से मैं ट्रांसफर कर दोगे तो उससे हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो आपकी बातों से लर्न करना चाहेगा वही लर्न कर देगा। एक शब्द के अर्थ बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से निकालते हैं। अधिगम को निर्देशित करने की, शिक्षण प्रक्रिया को डायरेक्शन देने की, तो भी
जरूरी नहीं है। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है अनुदेशन देने की, किस प्रकार बच्चे सीखेंगे। तो ये आपका शिक्षण एक प्रक्रिया है किसकी, अनुदेशन की। अनुदेशन मतलब डायरेक्शन की, किस प्रकार से बच्चा सीखे, उसको कैसे क्या करना चाहिए, ये जो आप देते हैं डायरेक्शन, यही चीज़ इसमें शामिल होती है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर है वो सी हो जाता है। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि जो बच्चे का सामाजिक विकास है वो कब प्रारंभ होता है, किस अवस्था में प्रारंभ होता है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विद्यालय पूर्वावस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या उत्तर बाल्यावस्था में। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर दोस्तों है वो हो जाता है सी, पूर्व बाल्यावस्था में। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा समाज से कुछ न कुछ सीखना शुरू कर देता है और यहीं से उसको जो सोशल नॉलेज है वो स्टार्ट हो जाता है लर्न करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है। यहाँ पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, प्रयास व भूल विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि और खेल विधि। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाता है आपका डी। जो खेल विधि है वो प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है, क्योंकि बच्चे खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं। उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता है कि वो बुक को पढ़ें, बुक से तो उनको काफ़ी दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं बोध का विकास करना, आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना, विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना, रटने को प्रेरित करना। ये 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, जिसमें से आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है डी। भारतवर्ष में जो प्राइमरी शिक्षा है वो रटने के ऊपर आधारित होती है, तो यहाँ पर आपको रटने को प्रेरित करना, यही आपका ऑप्शन राइट हो जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए, छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो, शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाएं, शिक्षक अधिगम को निर्देशित करें। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर दोस्तों है, ये शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता दी जाए। तो यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि अगर छात्र को खुद कार्य करने की स्वतंत्रता और कंट्रोलिंग आप दे दोगे तो बच्चा और उसको ज़्यादा सीखेगा। तो ये एक प्रभावी तरीका हो सकता है शिक्षण विधि का। क्वेश्चन नंबर 16 है, अधिगम एक प्रविधि है तथ्यों को याद करने की, पाठ्यपुस्तक में दिए गए विषय को याद करने की, या अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की, या परीक्षा की तैयारी में। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर दोस्तों वो हो जाता है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की। जितना उसको एक्सपीरियंस होगा तो वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा वो निर्माण करेगा। तो अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की प्रक्रिया ही एक अधिगम एक प्रविधि हो जाती है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रतिभावान बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है। तो यहाँ पर 130, 140 और 125, 120 दिया गया है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, 125 जो है 125 ये आपकी बुद्धिलब्धि होती है प्रतिभावान बालक की। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है। तो विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है उसके वंशानुक्रम पे, वातावरण पे, वंशानुक्रम और वातावरण पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्यार्थी का जो विकास है वो निर्भर करता है वंशानुक्रम और वातावरण पे, वो किस परिवार से है और किस माहौल में बच्चा पला हुआ है, ये विद्यार्थी के विकास पर सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक उत्तम शिक्षक वह है जो छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है, मौखिक रूप से ज्ञान प्रेषित करता है, सूचना का वर्णन करता है, पाठ्यचर्या को संप्रेषित करता है। एक उत्तम शिक्षक वह है, तो इसके लिए जो राइट आंसर आपका हो जाता है कि छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है। बच्चे में जो जरूरी है वो चीज़ अगर टीचर चेंज कर देता है तो वो सबसे अच्छा शिक्षक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए। कैसा अनुदेशन होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, या पाठ्यपुस्तक केंद्रित होना चाहिए, या छात्र केंद्रित होना चाहिए, या शिक्षक एवं पाठ्यपुस्तक केंद्रित होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी है प्राइमरी स्तर पर जो अनुदेशन आपका जो डायरेक्शन है वो होना चाहिए स्टूडेंट ओरिएंटेड, जिसको हम बोलते हैं छात्र केंद्रित। हर चीज़ आपको कैसे सोचने की बच्चे का फायदा हो, तो इसी हिसाब से जो प्राइमरी स्तर पर हमेशा जो अनुदेशन है वो छात्र केंद्रित ही होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है। आत्मानुभव आवश्यक है, स्वचिंतन, स्वक्रिया, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो अधिगम के लिए आवश्यक है, आत्म अनुभव भी जरूरी होता है, स्वचिंतन अपने आप में किसी चीज़ को मनन मंथन भी जरूरी होता है, स्वक्रिया खुद को कुछ करने की जरूरत भी होती है। तो सभी मिलाकर के आप सीखते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो राइट आंसर है वो डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है,
6 से 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह अहंकारी होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है, क्योंकि वो कल्पनाशील होता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 का जो ये है आंसर आपका, क्योंकि वो अहंकारी होता है। 6 से 7 वर्ष के उम्र में जो बालक है वो अपने आप को कुछ ज़्यादा समझता है, तो इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है बी। अगला जो क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है मूर्त क्रिया अनुभवों की उपलब्धता, शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण, रटने के लिए अवसर की व्यवस्था, कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने की प्रेरणा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ए, मूर्त क्रियाओं या अनुभवों की उपलब्धता। इससे क्या होगा, ये 6 से 11 वर्ष के बीच का जो बच्चा है वो ज़्यादा सीखने की आवश्यकता कोशिश करता है जब चीज़ें उसके सामने हों और उनसे वो अनुभव प्राप्त करें। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अध्यापकों की, संगी साथियों की, पड़ोसियों की या माता पिता की? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है आपका डी, माता पिता, जो आपका लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि बच्चा जो है अपने मम्मी पापा से, परिवार से ये बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है। क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो दोस्तों हो जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, मानक विज्ञान है या उपरोक्त में से कोई नहीं, ऊपर में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर वो हो जाता है बी, जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान है, एजुकेशन साइकोलॉजी, वो है एक व्यवहारिक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण। ये क्या? तो ये आत्मनिष्ठ परीक्षण है या वस्तुनिष्ठ परीक्षण है या प्रेक्षण परीक्षण है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो व्यक्तित्व मापन जो पर्सनालिटी मेजरमेंट का एक तरीका है, स्याही धब्बा परीक्षण, उसमें क्या होगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण परीक्षण। इससे पर्सनालिटी को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, 6 से 11 वर्ष की आयु के वर्ग के लिए जो अधिगम है वो ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है या निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया है या कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया है, पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया है। अब यहाँ पे चारों ऑप्शंस में से दोस्तों जो आपका राइट आंसर है वो हो जाता है ज्ञान निर्माण करने की एक सक्रिय प्रक्रिया। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बालकों में अधिगम ज्ञान रखने से होता है, पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से होता है, शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण के द्वारा होता है या क्रिया करके होता है। तो जो बालक किसे सीखते हैं, जो बालकों में अधिगम होता है, लर्निंग होती है, वो कैसे आएगी? रटने से आएगी या पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से आएगी या शिक्षक द्वारा ज्ञान को ट्रांसफर करने से आती है या खुद करके होता है। तो यहाँ पर जो 28 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, कि वो खुद करेगा, खुद सीखेगा। जब वो खुद काम उसको दिया जाएगा तो उससे ज़्यादा लर्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अधिगम प्रभावशाली रूप में होता है यदि बच्चों को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, बच्चा जो वो सीखता है उसे दोहराएं, बच्चा संतुष्ट अनुभव करे और उपयुक्त सभी करे। तो अधिगम प्रभावशाली किस रूप में हो जाता है? यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो डी हो जाता है, कि बच्चा सीखने के लिए भी रेडी रहे और जो वो सीखता है उसे दोहराए, उसको रिपीट करे और वो खुद अपने आप को सेटिस्फाई महसूस करे। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपके राइट हैं, इसलिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर आपका डी हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों है कि वृद्धि के बारे में सही नहीं है। यहाँ पर ये क्वेश्चन फिर से नेगेटिव है। अब यहाँ पर आप जो ऑप्शंस हैं वो है, अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाता है डी, जो अभिवृद्धि होती है वो हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसे हम बोलते हैं सतत प्रक्रिया। तो जो वृद्धि है वो हमेशा चलती रहती है। ये था दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर यहाँ तक आप आ गए हमारे साथ में तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इंग्लिश के क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।